वक्फ संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित है, मगर फैसला आने से पहले ही देश भर में माहौल तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 15 मुस्लिम संगठनों ने इस संशोधन के खिलाफ 13 जून की तारीख मुकर्रर किया है विरोध करने के लिए। और अब देश की राजधानी में इस विवादित कानून के खिलाफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में देश भर के विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोग, राजनीतिक नेता, पत्रकार सब शामिल हुए और सब ने इस संशोधन का पुरजोर विरोध किया, इसकी खामियां गिनाई और बताया कि यह कितना गहरा षड्यंत्र है, किसी एक के खिलाफ नहीं बल्कि सबके खिलाफ। तमाम समस्याओं को उन्होंने फिर से उजागर किया है। इन लोगों ने बताया कि भले ही यह संशोधन अभी खाली मुसलमानों के लिए नजर आ रहा हो, मगर इससे कोई बचेगा नहीं। क्या कुछ कहा गया है विस्तार से बताएंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे इस संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड को बड़ी जीत मिली है। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली की उस लड़ाई की, जिस लड़ाई में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिन से आखिरी दिन तक लगे रहे, मगर केंद्र की मोदी सत्ता ने हर दांव चलकर, उल्टा सीधा सारे दांव चलकर उन्हें पटखनी दी। और अब जबकि भाजपाई सत्ता आ गई है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई खत्म होने की कगार पर है। यानी ये एक केस है मोदी शाह की जोड़ी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से समझने के लिए। एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा, कहानी बड़ी जबरदस्त है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि इस चैनल पर एक न्यूज एजेंसी ने दो स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल गायब हो सकता है। इसे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी का भुगतान करना है। यह रकम इतनी बड़ी है कि आपके सहयोग के बिना मुश्किल है। इसलिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट का लिंक दे रखा है। तीनों जगहों पर फॉलो कर लीजिए। जो लोग फेसबुक पर देखते हैं वो यूट्यूब पर आ जाएं लोकहित इंडिया सर्च करके, क्योंकि फेसबुक की अलग बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इन दिनों आपके सहयोग की विशेष आवश्यकता है। पिछले 10 सालों का मोदी सत्ता का इतिहास यदि हम देखें तो बार बार ऐसा दिखता है कि कोई न कोई राग छेड़कर देश में उथल पुथल मचाए रखना है। यानी जनता का ध्यान भटकाने का सिस्टम कंटिन्यूअस चलता रहता है। यानी देश की जनता कमर तोड़ महंगाई, भयंकर बेरोजगारी, ऐतिहासिक भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मामले पर ध्यान न दे, उस पर चर्चा न करे, इसकी भरपूर व्यवस्था और थोक सप्लाई लगातार जारी रहती है। साल भर लगातार कोई न कोई मुद्दा छेड़कर माहौल को गर्म रखा जाता है। ठीक उसी तरह से इन दिनों वक्फ संशोधन का मामला चल रहा है। दिल्ली में IMCR APCR की सार्वजनिक बैठक हुई और इस बैठक में देश के कई प्रबुद्ध जन, कुछ राजनीतिक से जुड़े हुए लोग भी, कुछ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े और कुछ पत्रकारिता से जुड़े लोग एकत्रित हुए और सबने वक्फ संशोधन को लेकर अपनी राय रखी, अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और बताया कि किस तरह से ये भारत के हर एक व्यक्ति के लिए, यानी हर एक भारतीय नागरिक और भारतीय संविधान के लिए एक संभावित खतरा है। इस रिपोर्ट के अनुसार सम्मेलन में खचाखच लोग भरे हुए थे और जोरदार संदेश दिया गया कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक ढांचे पर एक व्यापक व्यवस्थित हमला है। यह हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और जैनियों सहित सभी धार्मिक संस्थानों के लिए एक संभावित खतरा है। यानी इस समस्या से हिंदू भी नहीं बचने वाले हैं, उन्हें कल निशाना बनाया जाएगा। एक के बाद एक वक्ताओं ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र की आड़ में और कानूनी सुधार की आड़ में धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों को निशाना बनाकर धीरे धीरे जमीन हड़पने का एजेंडा चालू है। यहाँ वक्फ भूमि बचाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय की पहचान और सम्मान की रक्षा के आगाज का आह्वान किया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद और IMCR के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब ने संशोधन के खिलाफ नाराजगी भरा और भावात्मक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक गरिमा पर सीधा हमला है। आपको याद दिला दें कि ये वही पूर्व सांसद हैं जो कि साल 2013 में वक्फ संशोधन के दौरान सांसद थे और उस वक्त भाजपा तथा अकाली दल ने उस संशोधन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि आज की सरकार को यह एहसास हो गया है कि अगर मुसलमान वक्फ की जमीनों को समझना और उनकी रक्षा करना शुरू कर दे तो वे अब भीख मांगने वाले समुदाय नहीं रहेंगे बल्कि दान देने वाले समुदाय बन जाएंगे। यही असली खतरा है जिसे ये सरकार देख रही है। यानी इन्होंने आसान भाषा में ये कहा कि वक्फ की जमीनों की मुसलमानों ने यदि रक्षा कर ली, रक्षा करना सीख गए और इसकी जरूरत तथा अहमियत को समझने लगे तो यह कौम भीख मांगने वाली कौम नहीं रह जाएगी बल्कि दान देने वाली कौम बन जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान की घोषणा की। दोनों संगठनों ने ऐलान किया कि हम घर घर जाएंगे, इस कानून के पक्ष में मतदान करने वाले हर सांसद का नाम लेंगे और नाम बताएंगे और उन्हें शर्मिंदा करेंगे। यानी घूम घूम कर उन सांसदों को शर्मिंदा करेंगे जिन्होंने
इन्होंने इस संशोधन का समर्थन किया, मोदी सरकार का साथ दिया। इनका कहना है कि अब आप घर पर बैठकर शोक नहीं मना सकते। अगर इसके कारण मेरे जीवन के आखिरी दिन तिहाड़ जेल में बिताने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं। मोहम्मद अदीब ने मुसलमानों से कहा कि डर से ऊपर उठो और राजनीतिक उदासीनता को पीछे छोड़ दो। अब जरूरत है कि देश के मुसलमान अपनी ताकत दिखाएं। अगर आप मुखर नहीं होंगे तो आप जानवरों या गुलामों की तरह रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ अपनी एकजुटता को बताते हुए स्वीकारते उन्होंने कहा कि हम बोर्ड के खिलाफ नहीं हैं, मैं इसका हिस्सा हूं, हम एकजुट हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन का सीधे सामना करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा कि पूरे भारत के बुद्धिजीवियों के साथ मैं लखनऊ जाना चाहता हूं और योगी से कहना चाहता हूं कि हम आपसे डरते नहीं हैं। जो व्यक्ति संसद में अपनी FIR पर रोया था वो अब हमें धमका रहा है। हमारे लोग हमसे विनती करते हैं कि मैं वहां न जाऊं, यानी यूपी या लखनऊ न जाऊं, मगर ये डर खत्म होना चाहिए। लोगों के भीतर से ये डर निकलना चाहिए। यानी पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब यूपी के मुख्यमंत्री जो आए दिन धमकी भरे लहजे में भाषण देते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं, उन्हें चेताया गया है और बताया गया है कि हम आपसे डरते नहीं हैं, डराना बंद करिए। इसके साथ ही मोहम्मद अदीब ने नेपाल बॉर्डर से सटे हुए यानी उसके आसपास के मदरसों को ध्वस्त करने के एक गुप्त अभियान का भी पर्दाफाश किया। इनका कहना है कि पिछले 10 साल का यह सबसे बड़ा अत्याचार है, यानी वक्फ संशोधन। साथ ही इन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अन्य विपक्षी सांसदों को एकजुटता पर उम्मीद और आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत कानूनी रूप से धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। और अगली लाइन में इन्होंने जो कहा है वो हर भारतीय को भावनाओं से भर देने वाली है। इनका कहना है कि भारत के मुसलमानों के सामने लगातार वफादारी की परीक्षा का बोझ रहता है। इस उम्र में भी मुझे ये साबित करना है कि मैं देशद्रोही नहीं हूं। इस देश में 2 कानून हैं, एक मेरे दोस्त राजा सुलेमान के बेटे अली खान महमूदाबाद के लिए और दूसरा मध्य प्रदेश के एक मंत्री के लिए। वैसे पिछले दिनों हमने इस मामले पर विस्तार से आपको एक वीडियो उपलब्ध कराया था कि कैसे प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में वही सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वही जज देशभक्ति वाले बयान पर भी जमानत देते हुए, यानी आदमी जेल में बंद था, जमानत देते हुए कई सारी पाबंदियां लगा देते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा का मंत्री जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बुलाया, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई और ऐसी कोई पाबंदी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। वही बात पूर्व सांसद दोहरा रहे हैं। और आगे इन्होंने कहा कि इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ कोई इस्लामी अवधारणा नहीं है। यहीं से पता चलता है कि इस्लामी न्यायशास्त्र की घोर अज्ञानता है इन लोगों के भीतर। इनका कहना है कि अगर अदालतें इस तर्क को स्वीकारती हैं कि वक्फ गैर इस्लामी है तो यह संविधान के अनुच्छेद 26 और 23 को निरर्थक कर देगा। अगली लाइन इन्होंने और भी चिंताजनक कही कि इस देश में ऐसा क्या बचा है जिस पर हम गर्व कर सकें। शायद हम गलत थे, ये देश हमारा होना चाहिए था, लेकिन हमें जिन्ना को अस्वीकार करने यानी जिन्ना को दुत्कारने और गांधी को अपनाने के लिए प्रतिदिन दंडित किया जाता है। आगे इस मामले पर बोलते हुए जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मुअत्तसिम खान ने कहा कि वक्फ एक इस्लामिक संस्था है जो कि धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। लोग यहाँ अपनी संपत्ति को अपनी स्वेच्छा से ईश्वर को समर्पित करते हैं, न कि दूसरों की संपत्ति को जब्त करना होता है। जो संपत्ति का असली मालिक होता है वही दान कर सकता है और एक बार यदि संपत्ति वक्फ हो गई तो फिर उसे बेचा नहीं जा सकता और विरासत में नहीं दिया जा सकता या फिर उससे व्यक्तिगत लाभ भी नहीं कमाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तर्क को इन्होंने भी खारिज किया और जोर देते हुए कहा कि शरिया का एक अभिन्न अंग है वक्फ। वक्फ पर उन्होंने ये भी बताया कि भारत में अधिकांश वक्फ संपत्तियां राजाओं या शासकों द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तिगत मुस्लिम व्यापारियों और परोपकारी लोगों द्वारा स्थापित की गई हैं। 2025 के संशोधन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि साल 1913 से 2013 तक यानी पिछले 100 सालों में कानूनों के माध्यम से जो सुधार किया गया था उन सब को कमजोर करने के लिए मोदी सत्ता ये कानून लेकर आई है। और आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, हिंसा, अन्याय, गरीबी और शिक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों की अनदेखी करते हुए वक्फ को लेकर नया विवाद खड़ा करके सरकार उलझाना चाहती है। लोग समस्याओं पर ध्यान न दें, वास्तविक समस्याओं से रूबरू न हों, इसलिए अनावश्यक मुद्दे उठाए जाते हैं। ये लोग राष्ट्र के मित्र नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ साफ दो टूक कहा कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक संपत्तियों को जब्त करने की योजना है। संजय सिंह ने कहा कि आज के बैनर पर लिखा है कि वक्फ जमीनों पर सुरक्षा में जल्द ही आपको जैन मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च भी इसी में जोड़ने होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि मुंबई में हाल ही में 90 साल पुराना जैन मंदिर गिरा दिया गया। गया में एक बौद्ध धार्मिक स्थल की धार्मिक समिति में गैर बौद्धों को शामिल किया गया है। ये मुद्दा वक्फ से आगे का है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जमीनों को हड़पना है। प्रधानमंत्री मोदी इन जमीनों को अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। अयोध्या की 23,000 एकड़ सेना की भूमि अडानी को दे दी गई, इसमें 2 हिंदू बाबा भी शामिल हैं। संजय सिंह ने पूछा कि अगर संपत्तियों का सत्यापन हो चुका है, 99.2% वक्फ की संपत्तियां डिजिटल डेटा में हैं, तो फिर ज्यादा कागजात क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या हमें हर मंदिर, हर मस्जिद
मस्जिद या चर्च के लिए 300 साल पुराने कागजात की जरूरत होगी। इसके साथ ही उन्होंने 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस को लेकर भी सवाल उठाए। कहा कि यह पूरी तरह से बेतुका है। आखिर सरकार कैसे पता लगाएगी, कैसे सत्यापित करेगी? क्या घरों में सीसीटीवी लगाकर देखेंगी और देखेंगे कि कौन इस्लाम का पालन कर रहा है, कौन नहीं? ये तो बुनियादी दान की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसके बाद ईसाई कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जान दयाल ने साफ साफ कहा कि ईसाई धर्म में कोई भी केंद्रीकृत वक्फ जैसी व्यवस्था नहीं है। चर्च और कब्रिस्तान स्वतंत्र ट्रस्ट द्वारा मैनेज किए जाते हैं। वक्फ पर संशोधन के परिणाम दूरगामी हैं। उन्होंने कहा कि आज ये वक्फ का मामला है, कल अन्य अल्पसंख्यकों को भी इसी तरह से टारगेट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून को भी याद दिलाया कि कैसे शुरू में ईसाइयों को टारगेट किया गया, बाद में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने केरल के कैथोलिक चर्च की भी निंदा की, जिसने कानून का समर्थन किया था, और चेतावनी देते हुए कहा कि यह अधिनियम न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि ईसाइयों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया तथा धार्मिक दलों को चुनाव में नुकसान मिलने की चेतावनी दी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सरकार और आरएसएस जैसों पर वक्फ के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सपा सांसद इकरा हसन ने विधेयक के नाम उम्मीद को विडंबनापूर्ण बताया और कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, इसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि आइए इसे सिर्फ मुस्लिम मुद्दा न बनाएं, यह सबकी लड़ाई है। जम्मू कश्मीर के सांसद रुहुल्ला मेहंदी ने इस विधेयक का विरोध करने वाले गैर मुस्लिम सांसदों की प्रशंसा करते हुए इसे संविधान पर सीधा हमला बताया और पूछा कि एक मुसलमान अमरनाथ श्राइन बोर्ड में क्यों नहीं बैठता, जबकि एक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में आप शामिल करना चाहते हैं। उधर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस अधिनियम को मुसलमानों को हाशिए पर डालने और विभाजन को बढ़ावा देने के एजेंडे से जोड़ते हुए इसे पलटने और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। भाकपा माले नेता ने भी संविधान को बचाए रखने के लिए आह्वान किया। दलित विद्वान डॉक्टर रतन लाल ने हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ दलित मुस्लिम गठबंधन का आग्रह किया और कहा कि हमें इसके खिलाफ सड़कों पर लड़ना होगा, अदालतों में लड़ना होगा। प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी ने धार्मिक स्थलों पर कॉर्पोरेट अतिक्रमण के प्रति आगाह किया। जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह के खिलाफ दावों को मनगढ़ंत बताया। एससीओ के राष्ट्रीय सचिव टहला मन्नान ने कहा कि सिस्टमैटिक ढंग से मुस्लिम अछूतों का एक नया वर्ग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सांसद दानिश अली ने सबकी एकजुटता की तारीफ की। योजना आयोग की पूर्व सदस्य सईदा हमीद ने चेतावनी दी कि बढ़ती नफरत भरी भाषा भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए खतरा है। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही वक्फ संशोधन को लेकर माहौल गर्म होने लगा है। विरोध की आवाजें तेज होने लगी हैं और सड़क पर आंदोलन करने, घर घर जाकर बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को बदनाम करने, उनके बारे में बताने का ऐलान हो गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बताया जा रहा है कि डराना बंद करिए मुसलमानों को, हम आपसे डरते नहीं हैं। यानी आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मामला या तो बहुत गर्म हो सकता है या फिर शांति आ सकती है। उधर इसी बीच मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ कृषि भूमि की लीज नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए वक्फ बोर्ड की प्रक्रिया को वैध ठहराया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां वक्फ से संबंधित संपत्तियों के लिए बनाई गई सरकार की नीति को हाईकोर्ट ने वैधता प्रदान की है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लंबे समय से जो लोग संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनकी आय से अपनी जेब भरने का काम करते थे, अब ये बंद हो जाएगा। इनका कहना है कि हमें प्रामाणिकता मिली है, इस निर्णय से हमें ताकत मिली है, हमारे काम वैधानिक हैं। वैसे यहीं पर एक सवाल उन भक्तों से भी पूछिएगा जो कहते हैं कि वक्फ से संबंधित मामला अदालत में नहीं जाता। अगर मामला अदालत में नहीं जाता तो फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला कैसे दिया? गारंटी देता हूं जैसे ही आप ये सवाल करेंगे, भक्त तुरंत पलटी मार जाएगा, दूसरे मुद्दे पे चला जाएगा। अब जरा देखिए, इधर देख लीजिए, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार के बीच जो लड़ाई थी वो आपने कई साल तक देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है, मोदी सत्ता ने उसे अध्यादेश के जरिए पलट दिया। कुल मिलाकर बार बार हमने ये बात दोहराई कि मोदी शाह की जोड़ी दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता यानी दूसरे की सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ये सारी लड़ाई है। इसलिए लगातार युद्ध छेड़ा जाता है कि विपक्ष की सरकार कोई काम न कर सके, इसी में उलझी रहे और हम उसे बदनाम कर सकें। वरना देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के मामले वापस लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जाते? यानी जब अपनी सरकार आ गई तो पूरी पावर अपने हाथ में है। क्या एलजी, क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सारी परेशानी तो केजरीवाल से थी, दूसरे नेता से थी, दूसरी पार्टी से थी। यानी कुल मिलाकर अब यूं समझिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही एलजी और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई, फाइट खत्म हो गई। हासिल जो करना था वो हासिल हो चुका है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।